everyone, welcome to History Sessions of Grade 8 and today we are discussing chapter number 8 and the chapter name is Civilizing the Native, Educating the Nation. This is your 5th session. तो बच्चों क्लास 8 का सब्जेक्ट हिस्ट्री डिस्कस कर रहे हैं और इसमें चैप्टर नंबर 8 डिस्कस कर रहे हैं. चैप्टर का नाम है Civilizing the Native and Educating the Nation और ये आपका 5th सेशन है. सो लेट्स स्टार्ट विथ इट. तो एक बार ब्रीफ रिकैप कर लेते हैं कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या क्या कंप्लीट कर लिया था एंड आफ्टर दैट वी विल कंटिन्यू विथ आवर सेशन. तो बच्चों लास्ट क्लास में वी वर टॉकिंग अबाउट व्हाट हैपेंड टू द लोकल स्कूल्स, राइट. तो इसमें हम लोगों ने पढ़ा था रिपोर्ट ऑफ विलियम एडम और वो कौन थे. नाउ ही वाज अ स्कॉटिश मिशनरी जिनको कंपनी ऑफिशियल्स ने इंडिया भेजा था टू रिपोर्ट अबाउट द वर्नाकुलर एजुकेशन, राइट. और उसमें हम लोगों ने पूरे रिपोर्ट के बारे में पढ़ा. तो विलियम एडम जो थे बच्चों वो डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बंगाल और बिहार के रीजन में घूमने गए थे और वहां पे उन्होंने बहुत कुछ ऑब्जर्व किया था रिलेटेड टू द एजुकेशन सिस्टम. तो उन्होंने देखा कि वहां पे लगभग 1 लाख पाठशालाएं है और उन पाठशालाएं में 20 स्टूडेंट्स पढ़ा करते थे, राइट. और उसके बाद उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जितने भी पाठशालाएं थे तो ये पूरे पाठशालाएं में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो थे वो ओवर 20 लाख थे, राइट. वो अपने गुरुज के अंदर पढ़ा करते थे. लेकिन जब हम सिस्टम ऑफ एजुकेशन की बात करते हैं ऑफ द लोकल स्कूल्स तो वो काफी फ्लेक्सिबल था. जैसे मैंने आपको बताया कि अगर हम आज के डेट की बात करते हैं तो हमारे पास अगर हम स्कूल जा रहे हैं तो एक प्रॉपर स्कूल एक बिल्डिंग बना होता है, टाइम टेबल पे क्लासेस होती हैं, उसके अलावा अटेंडेंस होता है, राइट. एक एनुअल एग्जामिनेशन होता है. लेकिन अगर हम पुराने टाइम की बात करें तो जो लोकल स्कूल्स थे वहां पे ये सिस्टम बहुत ही फ्लेक्सिबल था. कहने का क्या मतलब है कि कोई एनुअल फीस नहीं होता था, कोई एनुअल एग्जामिनेशन नहीं था, प्रिंटेड पेपर्स नहीं हुआ करते थे, राइट. और कोई टाइम टेबल नहीं होता था. अपार्ट फ्रॉम दैट जो स्टूडेंट्स थे वो या तो बनियान ट्री के अंडर पढ़ते थे नहीं तो कभी कभी गुरु के घर पे पढ़ा करते थे, राइट. तो कोई प्रॉपर स्कूल का स्ट्रक्चर नहीं हुआ करता था. ऑल्सो हमने ये भी देखा था कि जब टाइम होता था हार्वेस्ट का तो उस टाइम पे स्कूल्स नहीं होते थे, मतलब क्लासेस नहीं हुआ करते थे, राइट. और जब ये हार्वेस्ट का टाइम खत्म होता था उसके बाद वापस से बच्चे स्कूल ज्वाइन करते थे. तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में कवर किया था. नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट वर द चेंजेस दैट वर ब्रॉट इन दीज स्कूल्स. ये जो लोकल स्कूल्स थे उसमें कौन कौन से चेंजेस लाए गए थे बाय द ब्रिटिश ऑफिशियल्स. सो आवर नेक्स्ट टॉपिक हियर इज न्यू रूटीन्स एंड न्यू रूल्स. अप टू द मिड 19th century, अब मिड 19th century मतलब 1850s तक the company was concerned primarily with higher education. तो इसके पहले हम लोगों ने देखा था कि कंपनी ने बहुत सारे एजुकेशनल रिफॉर्म्स लाए थे. फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने वुड्स डिस्पैच के बारे में पढ़ा, दैट वाज इशूड बाय चार्ल्स वुड, राइट. तो उसमें किसके ऊपर फोकस किया गया था? ऑन द यूनिवर्सिटीज एंड ऑल्सो ऑन द हायर एजुकेशन, मतलब जो हायर क्लासेस थे उनके ऊपर फोकस किया जाता था कि नए स्कूल्स बनाने जाने लगे. सो इट अलाउड द लोकल पाठशालास टू फंक्शन विदाउट मच इंटरफेरेंस. तो जो लोकल पाठशालास थे, जो लोकल स्कूल्स थे बच्चों, उस टाइम तक जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे, जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे, वो पाठशालास में बहुत इंटरफेयर नहीं करते थे. उनका जो फ्लेक्सिबल सिस्टम था उसमें वो बहुत ज्यादा दखल अंदाजी नहीं करते थे, राइट. It was after 1854 that the company decided to improve the system of vernacular education. तो जो विलियम एडम का रिपोर्ट था वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने पढ़ा, उस पे उन्होंने गौर किया और उसके बाद 1854 के बाद उन लोगों ने डिसाइड किया कि हमें लोकल पाठशालास में भी कुछ चेंजेस लाने होंगे, सिस्टम ऑफ एजुकेशन में कुछ चेंजेस लाने होंगे. तो कौन से वो चेंजेस थे उसके बारे में यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं. It felt that this could be done by introducing order within the system. सबसे पहले एक सिस्टमैटिक ऑर्डर लाना होगा इन दिस एजुकेशन सिस्टम. ऑल्सो इम्पोजिंग रूटीन्स. तो जैसे मैंने आपको बताया कि कोई एक पर्टिकुलर रूटीन नहीं था,
जिसके बेसिस पे वो जो गुरुकुल्स हुआ करते थे जिसमें बच्चे पढ़ते थे अपने गुरु के अंडर, तो उसमें कोई एक प्रॉपर रूटीन नहीं होता था, तो उसको एक प्रॉपर रूटीन इम्पोज करना इनका सबसे पहला काम था। ऑल्सो एस्टैब्लिशिंग रूल्स, जो फ्लेक्सिबल सिस्टम था उसको थोड़ा स्टर्न सिस्टम करना। इंश्योरिंग रेगुलर इंस्पेक्शंस। अब रेगुलर इंस्पेक्शंस कहने का क्या मतलब है कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के द्वारा अपॉइंट किए गए कुछ लोग वहां पे जाकर रेगुलरली इंस्पेक्ट करें उस पूरे रीजन में कि ये सारे चेंजेस आ रहे हैं या नहीं आ रहे। ओके, नाउ हियर इन दिस पिक्चर यू कैन सी द स्टूडेंट्स हु आर सिटिंग अराउंड द बनियान ट्री, राइट, और इसके अराउंड बैठ के ये लोग यहाँ पर स्कूलिंग करते थे। तो दैट वाज द सिस्टम व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द education system of the local schools or pathshalas under the British India. It appointed a number of government pandits. अब ये सारे चेंजेस लाने के लिए सबसे पहले ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने क्या किया, उन्होंने गवर्नमेंट पंडित्स को अपॉइंट किया, ईच इन चार्ज ऑफ लुकिंग आफ्टर 4 to 5 स्कूल्स। और ये जो गवर्नमेंट पंडित्स थे बच्चों, ये किनके इंचार्ज हुए, 4 to 5 स्कूल्स। तो हर एक डिस्ट्रिक्ट्स में 4-5 स्कूल इनके अंडर आया। ओके, द टास्क ऑफ द पंडित वाज टू विजिट द पाठशालास एंड ट्राई एंड इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ टीचिंग। तो यहाँ पे जो स्टैंडर्ड ऑफ टीचिंग था उसको इम्प्रूव करने का टास्क दिया गया था इन गवर्नमेंट पंडित्स को, राइट। ईच गुरु वाज आस्क्ड टू सबमिट पीरियोडिक रिपोर्ट्स एंड टेक क्लासेस अकॉर्डिंग टू अ रेगुलर टाइम टेबल। तो गवर्नमेंट पंडित्स के कुछ और यहाँ पे टास्क थे। एक और टास्क क्या था, बेसिकली कि जितने भी गुरुज थे जिनके अंडर ये सारे स्टूडेंट्स थे, तो हर एक गुरु को क्या करना था, दे हैड टू सबमिट पीरियोडिक रिपोर्ट्स, जो पहले नहीं होता था। ये पीरियोडिक रिपोर्ट्स गवर्नमेंट पंडित्स को सबमिट करना होता था, किसके द्वारा, बाय द गुरु। एंड ऑल्सो द क्लासेस वर टू बी टेकन अकॉर्डिंग टू अ रेगुलर टाइम टेबल। तो जैसे आज के डेट में स्कूल में एक पर्टिकुलर टाइम टेबल पे क्लासेस होती हैं कि फर्स्ट पीरियड में इंग्लिश हुआ, सेकंड में मैथ्स, फिर हिंदी एंड सो ऑन, राइट। तो यहाँ पे भी एक रेगुलर टाइम टेबल बनाया गया जिसके अकॉर्डिंग क्लासेस लिए जाने लगे। टीचिंग वाज नाउ टू बी बेस्ड ऑन टेक्स्ट बुक्स एंड लर्निंग वाज टू बी टेस्टेड थ्रू अ सिस्टम ऑफ एनुअल एग्जामिनेशन। तो आप देख सकते हो कि एक रिजिड सिस्टम आने लगा। अब दूसरा क्या था यहाँ पे, दैट यहाँ पे जो टीचिंग था, जो अब गुरुज पढ़ा रहे थे, दैट वाज टू बी बेस्ड ऑन द टेक्स्ट बुक। मतलब जो भी टेक्स्ट बुक्स थे उनको ही उनका बेस बना के या उसके थ्रू ही बच्चों को पढ़ाया जाने लगा। ऑल्सो बीच बीच में क्या हो रहा था कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो वहां पे सीख रहे हैं, उसको टेस्ट किया, कैसे टेस्ट किया जाएगा। सो दैट वाज डन थ्रू द एनुअल एग्जामिनेशन, जो कि पहले बिल्कुल नहीं होता था। ओके, और आप लोगों ने पाठशाला का ये पिक्चर पहले भी देखा है, राइट। पाठशालास व्हिच एक्सेप्टेड द न्यू रूल्स वर सपोर्टेड थ्रू गवर्नमेंट ग्रांट्स। तो ये जितने भी चेंजेस थे जो कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ला रहे थे, तो जो भी पाठशालास ने इन सारे चेंजेस को एक्सेप्ट किया उनको गवर्नमेंट ग्रांट्स मिल रहा था। गवर्नमेंट ग्रांट्स कहने का क्या मतलब है कि गवर्नमेंट जो है बच्चों, वो ग्रांट्स के थ्रू, पैसों के थ्रू उन पाठशालास को रन करने के लिए सपोर्ट कर रहे थे। Those who were unwilling to work within the new system received no government support. अब ऐसे जो गुरुज थे जो कि चाह रहे थे कि वो गवर्नमेंट के अंडर ना वर्क करें, उनके नए रूल्स के मुताबिक नहीं वर्क करें, तो उनको एज सच कोई भी गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं मिल रहा था। कहने का क्या मतलब है कि वो बिल्कुल नहीं चाह रहे थे कि एक रेगुलर टाइम टेबल के अकॉर्डिंग या फिर एनुअल एग्जाम हो, तो ये सारी चीजों के अगेंस्ट थे कुछ लोग, और वो नहीं चाह रहे थे कि वो गवर्नमेंट को इस चीज में सपोर्ट करे। ओके, तो उनको कोई भी गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं मिल रहा था। Over time, gurus who wanted to retain their independence found it difficult to compete with the government aided and regulated पाठशालास। अब यहाँ पे आप देखो कि जो पाठशालास जिन्होंने गवर्नमेंट के नए रूल्स को, नए रूटीन्स को स्टार्ट किया, फॉलो करना शुरू किया, ऑब्वियसली उनको गवर्नमेंट सपोर्ट दे रहा था, चाहे वो टेक्स्ट बुक देना हो या कुछ रिसोर्सेज देना हो, है ना, या कुछ मनी के फॉर्म में देना हो। तो इन सारी चीजों की वजह से वो पाठशालास एक्सेल कर रहे थे। ओके, लेकिन अब जो गुरुज थे जिनको अपना इंडिपेंडेंस चाहिए था, वो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग वर्क नहीं करना चाह रहे थे, तो ऑब्वियसली उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो गया था
in order to compete with those who were following the government instructions. Okay, now here you can see the picture of a guru teaching his students here. Okay, now ये तो बात हो गया about the new routines and the new rules that was brought down by the government officials, अगर हम प्राइमरी या फिर लोकल स्कूल्स की बात करते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं, दैट इज एजेंडा फॉर नेशनल एजुकेशन। अब नेशनल एजुकेशन पे कैसे एजेंडास थे, क्या क्या नोशंस थे, इसके बारे में यहाँ पर समझने वाले हैं। सो ब्रिटिश ऑफिशियल्स वर नॉट द ओनली पीपल थिंकिंग अबाउट एजुकेशन इन इंडिया। तो बच्चों शुरू से हम क्या पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में कि ब्रिटिश ऑफिशियल्स के क्या क्या नोशंस थे, वो क्या क्या रिफॉर्म्स लाना चाह रहे थे इन द एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया। लेकिन यहाँ पर इस टॉपिक में हम लोग कुछ नेशनल फ्रीडम फाइटर्स या फिर फॉर एग्जांपल हम लोग महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे जो नेशनलिस्ट थे, जो इंडियंस थे, उनका क्या नोशन था रिगार्डिंग द नेशनल एजुकेशन, तो इसके ऊपर यहाँ पर समझने वाले हैं। ओके, और आपकी एनसीईआरटी बुक में दो नोशंस दिए हुए हैं, एक है महात्मा गांधी का, दूसरा रविंद्रनाथ टैगोर का। ओके, सो फ्रॉम द अर्ली 19th century many thinkers from different parts of India began to talk of the need for a wider spread of education। तो अर्ली 19th century से क्या होने लगा कि बहुत सारे जो थिंकर्स थे हमारे कंट्री में, जो इंडियन थिंकर्स थे। ओके, यहाँ पर आप याद रखो कि अब हम इंडियंस के बारे में बात कर रहे हैं, ना कि ब्रिटिश के बारे में, राइट। सो जो इंडियन थिंकर्स थे फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री, दे बिगैन टू टॉक अबाउट द नीड फॉर अ वाइडर स्प्रेड ऑफ एजुकेशन। तो ऐसे बहुत लोग थे जिन्होंने डिस्कशन शुरू किया, डिबेट शुरू किया ऑन द नीड ऑफ वाइडर स्प्रेड ऑफ एजुकेशन, कि एजुकेशन को किस तरीके से और स्प्रेड किया जा सकता है। Impressed with the developments in Europe, some Indians felt that Western education would help modernize India। अब देखो यहाँ पे भी difference of opinions थे, ऐसा नहीं था कि सारे इंडियन थिंकर्स एक तरह सोचते थे। तो कुछ लोग ऐसे थे बच्चों जो काफी इम्प्रेस थे बाय द डेवलपमेंट्स दैट वाज टेकिंग प्लेस इन यूरोप, और उनको ऐसा लगता था कि जो वेस्टर्न एजुकेशन है वो इंडियंस को और मॉडर्नाइज करेगा, राइट। They urged the British to open more schools, colleges and universities and spend more money on education। तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट को अर्ज किया, उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट से बोला कि बहुत सारे नए स्कूल्स और कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज इंडिया में खोलने चाहिए और यहाँ पे उनको और मनी स्पेंड करना चाहिए, so that they can also get to know more about the western education। और इस तरीके से वेस्टर्न एजुकेशन को इंडिया में बढ़ावा मिलने लगा थ्रू दी नोशंस ऑफ सम इंडियन थिंकर्स, नॉट ऑल बट सम। ओके, तो इंडिया में देखो कॉन्सिक्वेंटली क्या हुआ, बहुत से नए यूनिवर्सिटीज और बहुत से नए कॉलेजेस खुलने लगे। नाउ दीज आर द पिक्चर्स ऑफ सम ऑफ द कॉलेजेस दैट वर ओपन बाय द ब्रिटिश ऑफिशियल्स। तो बच्चों आज की क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा? इन टुडेज क्लास वी टॉक्ड अबाउट the new rules and new routines that was brought down by the British government, जिसमें हमने देखा कि इंचार्ज किसको बनाया गया, गवर्नमेंट पंडित्स को, राइट। और ये नए रूल्स जो थे कुछ पाठशाला ने एक्सेप्ट किया बट कुछ लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया था। फिर हमने पढ़ा एजेंडा फॉर नेशनल एजुकेशन कि इंडिया में मिड 19th सेंचुरी या 19th सेंचुरी से जो इंडियन थिंकर्स थे दे ऑल्सो स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट द स्प्रेड ऑफ एजुकेशन, और उन्होंने अर्ज किया कि ब्रिटिश इंडिया में बहुत सारे नए कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज को खोले, है ना। अब बच्चों इन आवर नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द नोशन और थिंकिंग ऑफ महात्मा गांधी एंड रविंद्रनाथ टैगोर दैट वाज बिट डिफरेंट फ्रॉम दीज थिंकर्स। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।